Hello students, welcome to Study Adda. Today we are here with part 2 of Current Affairs May 2026. कल हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में करंट अफेयर्स जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं 25 मोर क्वेश्चंस। एक्चुअली करंट अफेयर्स बहुत सारे हैं तो वी वांट कि हम सारे कवर करें, इसीलिए हम पार्ट्स में वीडियोस लेके आ रहे हैं ताकि कोई भी करंट अफेयर हमारा छूटे ना। अगर आपने स्टडी अड्डा के करंट अफेयर्स कवर कर लिए तो इट मींस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका मई का मंथ कंप्लीट कवर हो गया। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। Our first question is which book won the International Booker Prize 2026? कौन सी बुक है जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीता है? तो दैट इज ताइवान ट्रेवेलॉग। इन्होंने जीता है, इस बुक ने जीता है इंटरनेशनल बुक प्राइज फॉर 2026। हु इज द ऑथर ऑफ ताइवान ट्रेवेलॉग? ताइवान ट्रेवेलॉग के ऑथर कौन है? ये है यांग शुआंग जी इज द ऑथर ऑफ ताइवान ट्रेवेलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ट्रांसलेटेड ताइवान ट्रेवेलॉग इनटू इंग्लिश? इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था ताइवान ट्रेवेलॉग को? ये किया था लिन किंग ने। लिन किंग ट्रांसलेटेड द बुक फ्रॉम मैंडरिन चाइनीज टू इंग्लिश। मैंडरिन चाइनीज में लिखी गई थी जिसको इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। सो नेक्स्ट इज ताइवान ट्रेवेलॉग बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल बुकर विनर ट्रांसलेटेड फ्रॉम, वही मैंने आपको बताया, मैंडरिन चाइनीज से इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द संसद रत्ना अवार्ड्स वर इंस्पायर्ड बाय। संसद रत्ना अवार्ड्स किसने, कहाँ से इंस्पायर हुए थे? ये हुए थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। Actually, they believe that the hardworking MP should be recognized for their contribution in parliament. So, इन्होंने start किए थे संसद रत्ना awards. Moving on to next, in which year were the संसद रत्ना awards instituted? हाँ, अब ये कब start हुए थे? अवार्ड कब start किया गया था? संसद रत्ना awards were started in year 2010. 2010 में start किए थे, वही to honor the members of the parliament who perform exceptionally well in debates, discussions, or any public services. So it was started in 2010. Next, which city hosted the third India Nordic Summit 2026? India Nordic Summit कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया है? वो होस्ट किया गया है ओस्लो। ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे। कैपिटल सिटी है नॉर्वे की। मेनली इन्होंने अपनी समिट में डिस्कस किया था ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को। सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी नॉर्डिक कंट्रीज पार्टिसिपेट इन इंडिया नॉर्डिक समिट? अभी ये है जो भी हमने किया कि इंडिया नॉर्डिक समिट है, इसमें कितनी और कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? द आंसर इज 5। 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी आप नोट कर सकते हैं। डेनमार्क, दैट वो एक कंट्री थी। सेकंड कंट्री थी फिनलैंड। थर्ड कंट्री थी आइसलैंड। एक थी नॉर्वे और एक थी स्वीडन। ये डिफेंस के नाम से आप इसे याद कर सकते हो। 5 कंट्रीज दैट पार्टिसिपेटेड इन इंडिया नॉर्डिक समिट। अभी ना जो एग्जाम हो गया ना, इतने इजी नहीं रहे हैं। यू ऑल्सो नो, अभी अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो, आप एग्जाम्स दे रहे हो, तो आपको पता चलेगा द क्वेश्चंस आर नॉट सो सिंपल। ऐसे नहीं आएगा कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। दे विल आस्क ऑप्शंस, ये वाली कंट्री, ये वाली कंट्री, ये वाली कंट्री, और वो पूछ लेंगे विच वन इज द पार्ट ऑफ दिस समिट, और कौन सी इसमें थी जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यू शुड नो द नेम्स ऑफ ऑल द 5 कंट्रीज: डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, Sweden. These countries are mainly known for their high living standards and innovations. So next is which strategic partnership was launched during the summit? मैंने अभी आपको बताया था कि उनकी जो summit है उसमें क्या डिस्कस हुआ था। It was discussed was green technology and innovation strategic partnership. They mainly work together. India और जो ये Nordic countries हैं, इन्होंने अपनी पार्टनरशिप लॉन्च की है। इसमें क्या है? दे विल वर्क टुगेदर ऑन क्लीन एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। ओके, EFTA स्टैंड्स फॉर, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सब में ट्रेड ट्रेड डाल दिया, एसोसिएशन 2 में डाल दिया, फ्री सब में डाल दिया ऑलमोस्ट। तो ये आपको याद करना है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन मेनली जो ये एसोसिएशन है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ 4 यूरोपियन कंट्रीज दैट प्रमोट द फ्री ट्रेड एंड
इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो आपको याद कैसे करना है, EFT क्या है, इसमें 4 यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो यूरोपियन हो गया। मेनली ये जो कंट्रीज है ये क्या प्रमोट करती हैं, फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन। जो 4 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein। ये 4 कंट्रीज हैं जो EFTA का पार्ट है। विच कंट्री इज अ मेंबर ऑफ EFTA? मैंने अभी आपको बताया कि 4 कंट्रीज हैं जो मेंबर है EFTA की, तो इनमें से कौन सी है, नॉर्वे। नॉर्वे इज अ मेंबर ऑफ EFTA। और EFTA क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, दैट इज अ ग्रुप ऑफ 4 यूरोपियन कंट्रीज दैट प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। नेक्स्ट, आर्कटिक चेंजेस वर हाईलाइटेड एज अफेक्टिंग इंडियाज। आर्कटिक चेंजेस तो आए हैं बट वो क्या इफेक्ट कर रहे हैं इंडिया का, मॉनसून इफेक्ट कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी इफेक्ट कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज इफेक्ट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दी। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। दे आर इफेक्टिंग ऑल दी 4 थिंग्स। मॉनसून को इफेक्ट कर रहे हैं, वो फूड सिक्योरिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज को इफेक्ट कर रहे हैं। कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे आर्कटिक जो रीजन है उसमें आइस मेल्ट हो रही है, तो दैट इज अफेक्टिंग द मॉनसून एज वेल एज एग्रीकल्चर एज वेल एज द वाटर अवेलेबिलिटी। तो जो क्लाइमेट चेंजेस है एक रीजन में, दैट कैन इम्पेक्ट द वेदर पैटर्न अक्रॉस ऑल दी वर्ल्ड। So next question is, the blue economy primarily focuses on ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है। सबसे पहले ब्लू इकोनॉमी मींस यूजिंग द ओशियन। ब्लू ब्लू से हमें क्या होता है, ओशियन। ब्लू से हमें याद रखना है, मेनली कैसे याद रखना है, ओशियन। तो ओशियन रिसोर्सेज दैट इज टू बी यूज्ड इन अ सस्टेनेबल वे, दैट इंक्लूड्स, उसमें अब हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं ओशियन में, फिशरीज, शिपिंग, टूरिज्म इससे कनेक्टेड है, रिन्यूएबल एनर्जी इससे कनेक्टेड है। तो मेनली ब्लू इकोनॉमी है जो फोकस करती है ओशियन रिसोर्सेज पे। नेक्स्ट, डिजिटल कॉपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्रीज इंक्लूड्स। अब डिजिटल जो कॉपरेशन है इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज में, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, AI है, साइबर सिक्योरिटी है, 6G रिसर्च है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इंक्लूड्स AI, साइबर सिक्योरिटी एंड 6G रिसर्च एंड ऑल द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, who headed the Supreme Court Collegium that recommended the new judges? सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम किसने हेड किया था, जहां पे रिकमेंड किया गया था न्यू जजेस, उसे हेड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, दैट रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द न्यू टू द हायर कोर्ट्स। The sanction strength of Supreme Court judges was increased to, Supreme Court judges की जो sanction strength है वो increase की गई, वो increase करके कर दी गई 38। मेनली अब एक इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि ये क्यों की गई, वाई द स्ट्रेंथ वॉज इंक्रीज, इट वॉज इंक्रीज टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ पेंडेंसी केसेस। एक्चुअली जो केसेस है वो काफी टाइम से पेंडिंग थे, तो उनको क्लियर करने के लिए स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। और सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि पहले कितनी स्ट्रेंथ थी और अब कितनी कर दी गई है, तो अर्लियर द स्ट्रेंथ वाज 34 और अब 34 से बढ़ा के स्ट्रेंथ कर दी गई है 38 टू रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस। Who is said to become the second woman directly elevated from bar to Supreme Court? वो कह रहे हैं कौन सी second woman डायरेक्टली जो बार से elevate होके सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। तो the answer is V Mohana, that is senior advocate V Mohana is said to become the second woman directly elevated from bar to Supreme Court. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सेकंड वुमेन तो ठीक है, बट एक क्वेश्चन और राइज हो सकता है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जो डायरेक्टली एलिवेट, बिकॉज ये सेकंड है तो ऑब्वियसली इससे पहले कोई फर्स्ट वुमेन होगी जो डायरेक्टली एलिवेट की, वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम बार टू द सुप्रीम कोर्ट? द आंसर इज जस्टिस इंदु मल्होत्रा। शी मेड हिस्ट्री इन 2018, जो 2018 में ये बनी थी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम बार टू द सुप्रीम कोर्ट। और सेकंड बनी है वी मोहना, सीनियर एडवोकेट वी मोहना। नेक्स्ट इज जस्टिस अरुण पल्ली वाज सर्विंग एज अ चीफ जस्टिस ऑफ, कहाँ के चीफ जस्टिस उन्होंने सर्व किया है, जस्टिस अरुण पल्ली ने, उन्होंने किया है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट बिफोर बीइंग रिकमेंडेड फॉर एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले चीफ जस्टिस रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के। Which organization declared the Ebola outbreak a global health emergency?
उस सबसे पहले व्हाट इज इबोला? इबोला एक वायरस है दैट अफेक्ट्स ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स, दैट इज अ डेडली वायरस. सो विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द इबोला आउटब्रेक अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बोला कि इबोला एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है? WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या करती है? मॉनिटर करती है डिजीज आउटब्रेक को अक्रॉस द वर्ल्ड, और जब भी वेन एवर नेसेसरी इट इशूज द हेल्थ अलर्ट्स. Next is the Ebola outbreak was mainly reported in, कहाँ पे ये report किया गया? It was mainly reported in Uganda and Democratic Republic of Congo. Regions mainly that have also experienced the previous outbreaks as well. Which Ebola strain was linked to the outbreak? तो इसका आंसर है Bundibugyo strain. It was linked to the outbreak of Ebola strain. Next is WHO's highest level of emergency alert is known as, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे हाई लेवल है इसका इमरजेंसी अलर्ट है उसे बोला जाता है PHEIC. नाउ व्हाट इज PHEIC? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. This is the WHO's highest level of emergency alert, that is for serious disease outbreaks like COVID, Mpox, Ebola. Okay, the PHEIC, that is public health emergency of international concern. Next is Ebola virus was first discovered in 1976 near the Ebola river in the Democratic Republic of Congo, जहां से इसको अपना नाम मिला Ebola. The natural host of Ebola virus is believed to be, वो कह रहे कौन सा होस्ट है Ebola वायरस का? सबसे पहले तो ये है कि what is natural host? Natural host is an animal that carries the virus without getting seriously sick itself. It means that इसका आंसर है सबसे पहले fruit bats. So it means that think of it like that virus lives in the bats. Bat usually do not die from it, but the virus can spread to other animals as well as humans. So this was the last question of this part 2 series. We'll come back with part 3 soon within 1 or 2 days. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.